ऑलराइट, हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने नया चैप्टर शुरू किया है, श्वेत का चैप्टर 8, स्लीप, ड्रीम्स एंड कॉन्शियसनेस। कल एक मुद्दा उन्होंने जो हमें बताया कि 3-3 घंटे की दो नींद लो, या 4 घंटे की एक नींद, 1-2 घंटे की दूसरी नींद, लेकिन एक साथ 8-10 घंटे मत सो। या तो मी दो दुपारी तीन। झोपायचंय बरं का. हा ना, थांब जरा, मला तुला म्यूट करून दे. राइट, हाय स्वाति. ओके. सो सो 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इन ऑल, उससे ज्यादा तो सोना ही नहीं है. 8 घंटा मैक्सिमम, हाँ, 6 से 8 घंटा. वो भी 3 हिस्सों में बट के बाद में बांट के सोना है. द डिविजन्स बिटवीन द सेल्फ वुड नॉट बी नियरली एज सिवियर. और इसका कारण उन्होंने क्या बताया था कि लंबा समय तक तुम जब सोते हो तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से उतने लंबे समय तक वो दूर रहता है, और इसलिए जड़त्व आता है. मन ठीक से कार्य नहीं कर सकता, शरीर ठीक से काम नहीं करता. फिजिकल एंड मेंटल वर्क वुड बी इजियर एंड द बॉडी इटसेल्फ वुड गेन स्टेडी पीरियड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट एंड रेस्ट. अगर आप 2-3 बार सोते हो 24 घंटे में, तो जल्दी जल्दी रिकवरी होगी, रिफ्रेश हो जाओगे, और शरीर को भी आराम मिलेगा, मन को भी आराम मिलेगा. नाउ एज अ रूल इट मस्ट वेट रिगार्डलेस ऑफ इट्स कंडीशन एटलीस्ट फॉर सम 16 आवर्स. अभी क्या करते हैं, सुबह एक बार उठ गए तो रात को सोने का टाइम होने तक हम सोते नहीं है. मतलब 16-16 घंटा शरीर को और मन को रुकना पड़ता है कि कब हमें आराम मिलेगा. तो ये जो 16 घंटा 18 घंटा काम करना और शरीर को आराम न देना, ये बहुत ही घातक हमारे आरोग्य के लिए है. नाउ एज अ रूल इट मस्ट वेट. हाँ, for other reasons having to do with chemical reaction during the dream state, bodily health would be improved, and this particular schedule would also be of help in schizophrenia and generally aid persons with problems of depressions and those with mental instability. देखो, वो कह रहे हैं कि गोली जब आप खाते हो नींद की, तो एकदम 10-12 घंटा आप पास आउट हो जाते हो. ये अच्छी बात नहीं है. अब वो कह रहे हैं कि जिनको मानसिक बीमारियां हैं, जैसे कि स्किजोफ्रेनिया जैसी बीमारी है, या कोई भी और मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन है, इन्होंने भी दिन में 4 बार 2-2 घंटे के लिए सो जाओ, हरकत नहीं, या 2 घंटा सो जाओ, 3 घंटा सो जाओ, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, लेकिन एकदम 16-18 घंटा नहीं, उतना बड़ा ब्रेक नहीं लेना. बीच बीच में सोना इनके लिए अच्छा रहता है. शरीर में जो हमारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, इसके लिए अच्छा होता है. Your sense of time would also be less rigorous and rigid. Creative abilities would be quickened, and the great problems of insomnia that exist for many people would be largely conquered. For what they fear is often the long period of time in which consciousness, as they think of it, seems to be extinguished. वो कहते हैं कि जिनको इंसोम्निया यानी निद्रा नाश होती है ना, इनको नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि वो जानते हैं कि अभी उनकी आत्मा उनके शरीर से बहुत घंटों के लिए दूर रहने वाली है, और वो एंजाइटी के वजह से उनको नींद नहीं आती. तो नींद की जो बीमारी है, जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं, ये बीमारी भी चली जाएगी अगर दिन में 2 बार या 3 बार नैप्स लिए जाए या सोया जाए. Your sense of time, नहीं, small meals or snacks would then be taken upon rising. अब तुम 2 बार सो के उठ रहे हो या 3 बार सो के उठ रहे हो, उठने के बाद तुम थोड़ा कुछ खाओगे. तो खाना जो है, ये भी एक साथ 3 बार न खाते हुए थोड़ा थोड़ा खाना अच्छा रहता है शरीर के लिए. This method of eating and sleeping would greatly help various metabolic difficulties and also aid in the development of spiritual and psychic abilities. अपचन की जिनको तकलीफ है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जिनको है, इंडाइजेशन है, गैसेस है, वगैरह वगैरह, जो भी पचन की तकलीफें है, उसके लिए भी, बाकी मानसिक कार्यों के लिए भी. अम, कहाँ गया, या eating and sleeping, the body then physical activity.
ओके, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल एंड साइकिक एबिलिटी, तो हमारी जो सिक्स सेंस है या हमारे पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, ये वाली जो हमारी क्षमता ये है, और जो मानसिक क्षमताएं हमारी है, मन की ताकत जो है, मन शक्ति जो है, ये सब हमारी बेहतर बनेगी अगर हमने थोड़ा थोड़ा खाया, थोड़ा थोड़ा सोए तो। ओके, for many reasons physical activity at night has a different effect upon the body than physical activity during the day, and ideally both effects are necessary. दिन में अगर आप कर्म करते हो, क्रिया करते हो, कार्य करते हो, रात में अगर आप क्रिया कार्य करते हो, दोनों का शरीर पे अलग अलग परिणाम होता है। और एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों परिणामों की हमें जरूरत है। तो हमने कभी कभी रात को भी काम, कुछ समय के लिए रात को भी काम करना अच्छा होता है, हाँ, जैसे दिन में होता है। एट सर्टेन टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट द नेगेटिव आयंस इन द एयर आर मच स्ट्रोंगर और न्यूमरस देन इन द डे टाइम। ओके, जैसे रात के समय ना, नेगेटिव आयंस आप जानते हो, IONS आयंस। नेगेटिव आयंस को एक्चुअली विटामिन्स ऑफ द एयर बोला जाता है, यानी हवा का सत्व कहा जाता है उसको। ओके, जो हवा में अशुद्धि है उसको नष्ट करने की ये ताकत रखता है नेगेटिव आयंस। तो जो दिन में नहीं मिलते, रात के समय ये नेगेटिव आयंस होते हैं, ज्यादा भी होते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। द एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस टाइम, particularly a walk or outside activity, would be highly beneficial फ्रॉम अ हेल्थ स्टैंड पॉइंट। तो रात को कभी कभी वॉक लेने जाया करो, या ऐसी कोई एक्टिविटी करो, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। नाउ द पीरियड जस्ट बिफोर डॉन ऑफन रिप्रेजेंट्स अ क्राइसिस पॉइंट फॉर पर्सन्स सिवियरली इल, जो बहुत ही ज्यादा बीमार है। ऐसे बीमार लोगों के लिए सुबह का जो समय होता है, सूर्योदय से पहले का समय, इनके लिए ये बहुत, हम कह सकते हैं, घातक समय भी होता है। हम्म, ये एक इम्पोर्टेंट समय होता है। क्राइसिस यानी आप देखो, जनरली हार्ट अटैक्स ये सुबह 3, 4 बजे, 5 बजे, ये टाइम पे हार्ट अटैक्स आते हैं। ऑलराइट, तो कॉन्शियसनेस विल बी अवे, हैज बीन अवे फ्रॉम द बॉडी फॉर टू लॉन्ग अ पीरियड, and such a returning consciousness then has difficulty dealing with the sick body mechanism. शरीर निरोगी नहीं है, हाँ, शरीर बीमार है। अब बहुत घंटों के लिए बहुत लोग हमारे मेडिकल फील्ड में तो सिडेटिव्स देते ही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप गोली लो, आप 10-12 घंटे सो जाओ। लेकिन ये बहुत घातक होता है। क्यों ये घातक होता है? क्योंकि बहुत घंटे के लिए आत्मा शरीर से दूर रहा है। अच्छा, अब वो जो आत्मा है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जब शरीर में लौटता है बहुत घंटों के बाद, वो शरीर में लौटता है तो बीमार शरीर के साथ वो जुड़ नहीं पाता। आ रही है बात समझ में? लक्षात येतंय काय म्हणताय ते? राईट. तो म्हणजे आजारी तुमचं शरीर आहे, तर ते परत येणारं जे कॉन्शियसनेस आहे, ती चित्त जे आहे ते शरीराशी परत जोडायचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याला प्रॉब्लेम होतो. द प्रॅक्टिस इन हॉस्पिटल्स ऑफ गिव्हिंग ड्रग्स टू पेशंट सो दॅट दे विल स्लीप एंटायरली थ्रू आउट द नाईट is detrimental for this reason. In many cases, it is too great a strain on the part of the returning consciousness to take over again the ailing mechanism. बीमार शरीर है, सिस्टम काम ठीक से नहीं कर रहे, तो इसको बाहर जाने के बाद फिर से वापस शरीर में आना मुश्किल हो जाता है. सच मेडिकेशंस ऑल्सो ऑफन प्रिवेंट सर्टन नेसेसरी ड्रीम साइकिल्स दैट कैन हेल्प द बॉडी रिकूपरेट. देखो, ऐसे समय पे जो सपनों की का भी साइकिल होता है ना, हम REM स्लीप कहते हैं जिसे, सपनों का मतलब सपना का टाइम पीरियड होता है, उसके बाद सुषुप्ति अवस्था आती है, फिर से एक आधा सपना आता है, फिर सुषुप्ति आती है। ये ऐसा इसका जो भी साइकिल है, हर शरीर का अलग अलग, तो उसका वो साइकिल में सपने
वो देख नहीं पाता, स्वप्न अवस्था में वो जा नहीं पाता। और क्योंकि वो जा नहीं पाता, स्वप्न अवस्था में जो मदद मिलनी है इस शरीर को निरोगी होने के लिए, वो उसे प्राप्त नहीं होती। एंड द कॉन्शियसनेस देन बिकम्स हाईली डिसोरिएंटेड। और फिर वो जो चित्त है ना, चित्त है या चेतना है, वो उसको पता नहीं चलता कि वो है कहाँ, हो क्या रहा है, कौन सी अवस्था में है, वो कंफ्यूज हो जाता है। सम ऑफ द डिविजन्स बिटवीन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द सेल्फ देयरफॉर आर नॉट बेसिकली नेसेसरी बट आर द रिजल्ट ऑफ कस्टम एंड कन्वीनियंस। तो हमने ये जो विभाजन किया हुआ है, टाइम का विभाजन, नींद और खाने का विभाजन, सपने आने चाहिए नहीं, ये सारे जो विभाजन है, ये हमने हमारी रीत या रिवाज या हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने किया है, पर ये सही बात नहीं है। In earlier periods of time, even though there were no electric lights, for example, sleep was not long and continuous at night, for sleeping quarters were not as secure. The caveman, for example, while sleeping, was on alert for predators. The mysterious aspects of the natural night in outside surroundings kept him partially alert. He awakened often and surveyed the nearby land and his own place of shelter. तो पहले के जमाने में, आदि मानव के समय में, वो कभी चैन की नींद नहीं सोता था। वो रात में अनेक बार उठता था, ये देखने के लिए कि सब ठीक है ना, आसपास कोई जानवर तो नहीं आया है, या कहीं से उसको धोखा तो नहीं है। राइट, वो कभी भी लंबे समय तक लंबी नींद कभी नहीं लेता था। He did not sleep in long blocks as you do. His sleeping periods were instead for 2 or 3 hours stretched throughout the night time from dusk to dawn, but alternated by periods of high wakefulness and alert activity. अच्छा, वो रात में जितने भी बार उठता था, तभी ऐसे ही नींद में थोड़ा सा उठा फिर सो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब वो जगता था तब वो पूरी तरह जगता था, फुल्ली अलर्ट होता था। फिर एक बार एश्योर हो गया कि नहीं सब कुछ ठीक है, तब जाके वो सो जाता था, फिर 2-3 घंटे में उठ जाता था। दिस रिजल्टेड इन अ मोबिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इंडीड इंश्योर्ड हिज फिजिकल सर्वाइवल। इसका चित्त अंदर बाहर उसके आने जाने के वजह से उसका वो जिंदा रह पाता था। हाँ, फिजिकल सर्वाइवल। And those intuitions that appeared to him in the dream state were remembered and taken advantage of in the waking state. और जो भी उसको वो नींद की अवस्था में उसके अंदर का ज्ञान जो भी होता था ना, हम गट फीलिंग कहते हैं ना, उसको इंट्यूशंस जो भी होते थे, वो उसको याद रहते थे। और जब वो जगा हुआ है तभी वो उसका उपयोग करता था, उस ज्ञान का उपयोग करता था। राइट। He also crept out to seek food when he hoped his predators were sleeping. कभी कभी तो वो अपने लिए खाना लाने के लिए, मतलब जब उसका जिसको उसको खाने वाले जानवर सोए हैं, ये उसको जब पता होता था, तब वो दूसरे छोटे अपने खाने का बंदोबस्त वो कर लेता था। Yeah, that was one point left. Now, many diseases are simply caused by this divisions of yours and this long period of bodily inactivity. And this extended focus of attention is either waking or dreaming reality. Your normal consciousness can benefit by excursions and rest in those other fields of actuality that are entered when you sleep. And the so-called sleeping consciousness will also benefit फॉर फ्रीक्वेंट एक्सकर्शंस इनटू द वेकिंग स्टेट। देखो, जागृत अवस्था की हमारी चित्त अवस्था एक होती है, निद्रा अवस्था में हमारी चित्त अवस्था एक होती है। हमारी चित्त अवस्था ये बदलती रहती है। तो ये जब हम इस तरह से कभी जागृत, कभी स्वप्न, कभी सुषुप्ति, कभी निरुद्ध, कभी एकाग्रता में है, कभी फिर से निद्रा में है, ऐसे जब हम ऑल्टरनेट करते रहते हैं ना, तो जब हम जगे हैं, जागृत में है, तब की हमारी चित शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। और जब हम स्वप्न में हैं, तो स्वप्न की चित शक्ति हमारी अच्छी रहेगी। हर अवस्था की चित शक्ति का कार्य अधिक से अधिक अच्छा रहेगा।
ठीक है, तो ये अंदर बाहर होना, चित्त का हमारे अंदर आना, बाहर जाना, चेतना का आना जाना, ये जरूरी है. I bring up these matters here because such changes in habitual patterns would definitely result in a greater understanding of the nature of the self. इन चीजों की मैं क्यों अभी भौतिक चीजों की, सोने की और खाने की वगैरह मैं बात करने लग गया. वो कहता है तुम स्व को जानना चाहते हो. हाँ, वो कहते हैं कि तुम स्व को जानना चाहते हो, हु एम आई जानना चाहते हो, नो थाई सेल्फ आप करना चाहते हो. इसके लिए इसका आपको बहुत फायदा होगा. इसलिए मैं इन बातों की के बारे में बता रहा हूं. द इनर ड्रीमिंग पोर्शंस, कह रहे, the inner dreaming portions of the personality seem strange to you, not only because of the basic difference of focus, but because you clearly devote opposite portions of 24-hour cycle to these area of the self. पता है अपने यहाँ पे वो कहते हैं योगी रात को जगता है दिन में सोता है, ये कहावत है, पता है ना. हम्म. तो जो जो रात का समय जो ज्ञान हमें दे सकता है, वो दिन का समय नहीं दे सकता. दिन के समय का ज्ञान अधिकतर उजाला होने के वजह से बाहरी ज्ञान होता है. ड्यूरिंग द डे आवर सेंस ऑर्गन्स आर एक्टिव एंड वी आर इन्वॉल्व विद द आउटसाइड वर्ल्ड. It is only at night when everything else goes to rest or goes to sleep that there is a new kind of knowledge. There are a lot many things that we can understand at night. So, इसके आगे मुझे नहीं लगता कि हम कोई कंप्लेन करेंगे कि रात को नींद नहीं आई. हाँ, तो अगर नींद नहीं आई तो अलग प्रकार का ज्ञान लेने की कोशिश करो, बिकॉज अंधेरे का ज्ञान बहुत अलग होता है. ऑल्सो मेडिटेशन में ये कहना बंद कर दोगे मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा है अंधेरा है. भाई अंधेरे को देखो, वहां से जो ज्ञान तुम्हें मिलता है वो उजाले में जो मिलता है उससे बहुत अलग होगा. हाँ, सो बोथ ऑफ इट, द डार्कनेस गिव्स अस as much information and knowledge as does daylight. Yes, Mita, you want to say something? Okay. Okay. So I bring the inner dreaming portions of the personality seem strange to you. तो अभी जब हमें सपना आते हैं तो हमें विचित्र लगता है, पहचान का नहीं लगता. ये क्या वियर्ड सपना आ गया, मेरा इससे क्या लेना देना, ये कुछ भी दिख गया, ऐसा हमें लगता है. तो हमारा फोकस जो है ये बिल्कुल उल्टा है. जब होना चाहिए फोकस तब होता नहीं, जब नहीं होना चाहिए तब ज्यादा अधिक होता है. You separate them as much as possible. In doing so, you divide your intuitive, creative, and psychic abilities quite neatly from your physical, manipulative, and objective abilities. तो हमारी जो शारीरिक क्षमता है, हमारी जो क्रिएटिव क्षमता है, हमारी जो किसी भी चीज से जुड़ने की यानी एकाग्रता की क्षमता है, ये अगर तुम कुछ काम दिन में करो, कुछ चीजें रात में करो, अगर ये काम आप डिवाइड कर लोगे तो एक्चुअली आई रिमेम्बर सीइंग, कहाँ देखा था चार्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा का एक टाइम क्लॉक होता है. और आयुर्वेदा के अनुसार वात पित्त कफ के स्लॉट्स होते हैं 24 घंटे में. और ये भी एक था साथ में, तो बहुत ही इंट्रिकेट वो चार्ट था जहाँ पे ये भी लिखा था कि सुबह 2 से 4 के बीच कौन सा काम करना चाहिए, 4 से 6 के बीच, 6 से 8 के बीच, ऐसे. यू रिमेम्बर ममता, somewhere we have seen this chart. मेरे पास है, मैं भेज देती मैम ग्रुप. ओ या वंडरफुल. ठीक है, तो ये देखो 24 घंटे का अलग अलग काम का अलग अलग समय होता है. और अगर उसके अनुसार अगर हम किया करें तो हमारा कॉन्शियसनेस तरोताजा ताजा तवाना रहेगा, जैसे हम कहते. इट विल स्टे एक्टिव, इट विल स्टे अलर्ट, इट विल स्टे अवेक ऑल द टाइम, एंड वी विल बेनिफिट not only from the waking state but also from the dream state, also from the deep sleep state, unconscious state, and also from the superconscious state. ये सारे फायदे हमें मिल सकते हैं.
It makes no difference how many hours of sleep you think you need. हाँ, अब जानते हैं, शेत को भी अभी ध्यान में आ गया कि हम कौन से आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो आपको लगता है कि आपको 8 घंटे की नींद की जरूरत है या 10 घंटे की नींद की जरूरत है। हाँ, ये तुम्हारी गलत सहमी है, और तुम्हें कुछ भी लगने दो। यू वुड बी मच बेटर ऑफ स्लीपिंग इन सेवरल शॉर्टर पीरियड्स, एंड यू वुड एक्चुअली देन रिक्वायर लेस टाइम। अगर आप बीच बीच में नैप्स लिया करो, हम लोग पावर नैप कहते हैं, राइट, इसे। तो इस तरह से सोने से आपकी निद्रा की जो रिक्वायरमेंट है, आपकी नींद की जो जरूरत है, वो भी कम होती जाएगी। द लार्जेस्ट स्लीप यूनिट वुड बी एट नाइट, बट अगेन द एफिशिएंसी ऑफ स्लीप इज लेसेंड। अब आप क्या करोगे? आप 4 या 5 घंटा रात की नींद के लिए रख लोगे, और दिन में 1 आध घंटा, आधा घंटा इस तरह से नैप करोगे। लेकिन the efficiency of sleep is lessened and disadvantage set in after 6 to 8 hours of physical inactivity. इन शॉर्ट वो कह रहे हैं 6-8 घंटे तक ये शरीर हिला नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। 2-3-4 घंटे मैक्सिमम, उसके बाद आपका शरीर पूरी तरह से जगना चाहिए, पूरी तरह से उठना चाहिए। जी वंदना, बताइए। सो नींद में तो हम हिलते हैं, वी जी, फ्रॉम वन प्लेस टू मीन्स यस, जस्ट साइड टू साइड एंड ऑल, सो करेक्ट। इज इट काउंटेड? No, it is not counted because there is no consciousness in it. Anything which is conscious is counted. Anything that, even food habits, everything. Awareness, consciousness is very, very important. Unconscious कितना भी मूवमेंट कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। Alright? So, the efficiency of the sleep is lessened and disadvantages set in after 6 to 8 hours of physical inactivity. आणि वंदना, तुमच्या प्रश्नाचं अजून एक असं उत्तर होऊ शकतं की रात्रभरात समजा 8 तास आपण झोपलेलो, अगर 8 घंटे हम सोए हैं, तो 8 बार भी शायद हम ना हिले। कुशी वळवतो ना, ते 3-4 वेळा मॅक्झिमम कदाचित आपण वळवू, विच डझंट काउंट, बहुत कम होता है, राइट? द फंक्शंस ऑफ हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स एंड ऑफ एड्रिनल प्रोसेसेस इन पर्टिकुलर would function for far greater effectiveness with these alternating periods of activities as I have mentioned. अब यहाँ पे वो हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं, केमिकल्स की बात कर रहे हैं, एस्पेशली एड्रिनल ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स है, कॉर्टिसोल है, एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है। ये एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को इस ये बैलेंस करता है। ओके, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल है, हमारे शरीर की सूर्य को जगाता है, यानी सारी क्रियाएं बढ़ जाती है, हृदय की गति, सांसों की गति, जो भी कुछ है, बहुत सारी चीजें, ब्लड शुगर का रिलीज होना, ऐसी अनेक चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हमारी बढ़ जाती है, उसको उतना ही शांत करना जरूरी बन जाता है। अगर हमारे पीछे कोई कुत्ता दौड़ा आए, तो हम डर के मारे, एड्रेनालिन रिलीज होता है, दौड़ने लगते हैं, पैरों में सारा ब्लड सप्लाई चला जाता है, ब्रेन से ब्लड सप्लाई ड्रेन हो जाता है, सोच नहीं पाते, हृदय की गति बढ़ जाती है, सांसें फूलने लगती है, हमारे पेट के स्नायु आकुंचित हो जाते हैं। ये सारी चीजें होती है। जैसे ही हम रूम के अंदर चले गए, दरवाजा बंद कर दिया, 100% हमको पता है अब कुत्ता अंदर नहीं आ सकता, ये सारी गतिविधियां जो बढ़ गई थी इमीडिएटली नीचे आ जाती है। ये जो इमीडिएटली नीचे आना, जान बचाने के लिए वो कॉर्टिसोल की, एड्रेनालिन की जरूरत है, लेकिन जब जान को धोखा नहीं है, तभी तुरंत इसको नीचे आ जाना बहुत जरूरी है। अब हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ता है ना, हमें कोई जान को धोखा है, कोई हमें मार डालने वाला नहीं है ना, हमें हमारे घर में रोटी कपड़ा मकान सब सब कुछ है। ये सब कुछ होते हुए स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई कैसे है?
वी आर, अगर हमारे 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है, घर में रह रहे, पहनने को 4 जोड़ी कपड़े हैं, आप देखो हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप सबसे ज्यादा पेशेंट्स है हॉस्पिटल्स में, जिनको स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है अलग अलग प्रकार के। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो शरीर की सारी गतिविधियां हमारे शरीर के अंदर सूर्य और चंद्र दोनों है, ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी दोनों कार्यरत है, और दोनों का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दिमाग में हमारे इम्बैलेंस बहुत है। पगार नहीं आया तो, पैसे नहीं मिले तो, काम नहीं किया तो, उसने मना कर दिया तो, एडमिशन नहीं मिला तो, लड़की अच्छी नहीं निकली तो, लड़का अच्छा नहीं निकला, अनेक हर हमारे जिंदगी की हर चीज को लेकर हमको स्ट्रेस है। ऐसे ही आज बाई आई नहीं तो, है जिनकी यहाँ बाई है जो बहुत डांडी मारती है, उनको तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है। कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, बाई के आने के बाद वो नीचे नहीं आते, वो स्ट्रेस फिर भी बना रहता है, शायद कल डांडी मारेगी, आज का तो हो गया लेकिन कल नहीं हुआ तो ये जो हमारी लाइफस्टाइल जो बन गई है, इसलिए इसको लाइफस्टाइल स्ट्रेस डिसऑर्डर्स कहा जाता है। जो भी हमारे, उसी की वो यहाँ पे बात करते हैं। मैंने ज्यादा समय लिया एड्रिनल प्रोसेसेस, हार्मोन्स की बात करने के लिए। जितने भी आप देखो, पीसीओडी, पीसीओ है, एडीएचडी जो ब्रेन के बच्चों को आजकल बहुत ज्यादा डिटेक्ट हो रहा है, आप हाइपर थायराइडिज्म है, अस्थमा है, आप ले लो, जब को जो लेना है रोग ले लो, 99% आर बिकॉज ऑफ केमिकल इम्बैलेंस इन द बॉडी। क्या कहता है वो मुन्ना भाई, केमिकल लोचा, राइट? हाँ, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू अस, उसका यहाँ पे वो जवाब दे रहे हैं। अभी जिंदगी तो नहीं बदलेंगे हम, जिस शतक में है उस शतक में ही रहेंगे हम। अचानक से 14वीं शतक या 10वीं शतक जो ज्यादा अच्छी थी वहां तो जा नहीं सक रहे हैं अभी। तो अब जहाँ पे है वहां पे रह रहे हैं। वो चीजों को हैंडल करने के लिए अगर नींद और आहार, ये दोनों का टाइम टेबल हमने थोड़ा थोड़ा बदल दिया ना, तो हम ज्यादा ज्यादा अच्छी तरह इन चीजों का सामना कर पाएंगे। Far greater effectiveness with these alternating periods of activities. The wear and tear upon the body would be minimized. ऐसे करने से शरीर के पे आने वाला तनाव जो है, तनाव कहो या ताण कहो, ये भी कम हो जाता है। हमारा शरीर घिसता है, हमारे ऑर्गन्स घिस जाते हैं, नो। तो ये जो झीज म्हणतो ना ज्याला आपण, अंगावर होणारी झीज, ही झीज पण कमी होणार, इज व्हॉट ही इज सेइंग ओवर हियर. Wear and tear upon the body would be minimized, while at the same time all regenerative powers would be used to the maximum. और रिपेयर होने के लिए, रीजनरेट होने के लिए जो हमारी क्षमताएं हैं, वो क्षमता बहुत अच्छे से काम करेगी। म्हणजे एका बाजूला झीज कमी होईल आणि दुसऱ्या बाजूला जेवढी झीज झालेली आहे ना, ती पटकन भरून निघेल। आलं लक्षात? सो दिस इज सच अ ह्यूज बेनिफिट that he is talking about over here. Uh, both those with a high and low metabolism would benefit. जिनकी चयापचय क्रिया बहुत ज्यादा है, या जिनकी चयापचय क्रिया बहुत कम है, दोनों को इसका फायदा होगा। हाँ, हमारी मेटाबॉलिक रेट जिसको हम कहते हैं, बीएमआर हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है, किसी किसी का बहुत हाई होता है। जिनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है ना, वो लोग कितना भी खाएंगे ना तो इनका वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि उनकी चयापचय क्रिया की रेट हाई है। और जिनका लो होता है ना, बेचारे इतना खाएंगे तो भी उनका शरीर में वजन बढ़ा हुआ रहता है। सो दिस इज जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया आपको। द साइकिक सेंटर्स वुड बी एक्टिवेटेड मोर फ्रीक्वेंटली। देखो वो एक 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 करके फायदे बताते जा रहे हैं। अब उन्होंने स्थूल शरीर के फायदे बता दिए, अब वो आए सूक्ष्म शरीर पे। द साइकिक सेंटर्स वुड बी एक्टिवेटेड मोर फ्रीक्वेंटली and the entire identity of the personality would be better strengthened and maintained.
चक्र हमारे अच्छी तरह से एक्टिव रहेंगे, और चक्र एक्टिव रहने के वजह से हमारा पूरे जो व्यक्तिमत्व है, हमारी जो पहचान है, इसको एक ताकत मिलती है, इसको एक स्थिरता मिलती है। क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर यानी हमारे चक्र और हमारी नाड़ियां, इसमें से बहने वाली जो प्राण शक्ति है, इसका ये बहुत अच्छे से काम करता है, वो एक्टिवेटेड रहता है। द रिजल्टिंग मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसके वजह से क्या होता है, द रिजल्टिंग मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस would cause an added dividend in increased conscious concentration, and fatigue levels would always remain below danger points. क्या होगा, चक्र हमारे अच्छी तरह से बैलेंस तरह से एक्टिव है, प्राण शक्ति बहुत अच्छी तरह से शरीर में बह रही है, तो हमारी हमारी चित्त शक्ति जो है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, ये आराम से फ्लो होता है। और अच्छी तरह से इसका फ्लो होने की वजह से एक तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और दूसरा थकान नहीं आएगी। अभी क्या हो रहा है, थोड़ी देर फोकस हमने कुछ पढ़ा लिखा या अभ्यास किया तो हम थक जाते हैं। सिंपल, हम सब योगिक योग अभ्यासु यहाँ पे बैठे हैं, राइट? आपको पता है कितने समय तक आप सीधे बैठ के बिना थके श्वसन कर सकते हो? इस पर से आपको ध्यान में आ जाएगा आपकी क्षमता क्या है। प्राणायाम का अभ्यास करने बैठो, सिर्फ दीर्घ श्वसन ले लो, ओके, या अनुलोम विलोम ले लो, सिंपल बेसिक प्रोसेसेस। ये दीर्घ श्वसन या अनुलोम विलोम कोई भी एक प्रक्रिया ले लो, टेक कर बैठो। मैं तो कहूंगी कि एक्चुअली प्राणायाम में टेकने से अच्छी तरह से सांस नहीं ली जाती, क्योंकि पीछे से वो फूलता नहीं, जितना छाती और जितना फूलनी चाहिए वो एक्सपेंशन उतना होता नहीं। तो आप बैठकर दो चीजों को देखना है, सीधे कितनी देर तक बैठ सकते हो, और दूसरा कितने मिनट तक आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। ज्यादातर प्रैक्टिस में हम 11 आवर्तन से आगे नहीं जाते, और मैंने देखा है कि 11 आवर्तन भी लोगों से नहीं हो पाते। 5 बार अनुलोम विलोम कर लिया, थक गए। ये जो थकान है ना, ये शारीरिक थकान है, ये हमारी स्नायुओं की थकान है। वो स्नायु फूलते हैं, हम उनको हवा से फुलाते हैं, फिर वो आकुंचित हो जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ताकत ही नहीं है। आ रही है मेरी बात ध्यान में? हाँ, तो ये बात वो यहाँ पे कह रहे हैं, अगर प्राण शक्ति का फ्लो अच्छा रहा, अगर चित्त शक्ति का फ्लो अच्छा रहा, तो शरीर का आरोग्य भी अच्छा रहेगा, और हर क्रिया आप लंबे समय तक कर पाओगे, एकाग्रता अच्छी रहेगी, थकान नहीं आएगी। अ ग्रेटर इक्विलाइजेशन बोथ फिजिकल एंड मेंटल वुड रिजल्ट। जितनी मानसिक क्षमता उतनी तुम्हारी शारीरिक क्षमता, ये दोनों होनी चाहिए। हम्म? बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटल वर्क के साथ जितना मेंटल वर्क किया है, उतना आपने फिजिकल वर्क भी करना उतना ही जरूरी बनता है। ये इक्वल होना चाहिए। अगर आप किताबें पढ़ते हो, लिखते हो, या माइंड वर्क, आप अकाउंटेंट हो, जो भी आप, जो भी कोई भी ये ले लो, कि जहाँ पे सोचने का बहुत ज्यादा आपको काम है, लॉयर हो या सीए हो, पता नहीं जो भी कुछ है, अगर मानसिक काम अगर ज्यादा करते हो, तो आपको कम से कम 1 घंटा हैवी स्पोर्ट्स, या तो रनिंग के लिए जाओ, या बैडमिंटन खेलो, या वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, डजेंट मैटर, 1 घंटा कम से कम आपका हैवी फिजिकल एक्टिविटी हो अगर आप करोगे, तो देखना ये करने के बाद आपका दिमाग और तेज हो जाता है। ऑलराइट, अगर बहुत माइंड वर्क है तो साथ में बॉडी वर्क उतना ही बैलेंस करना होता है। Now, such schedules would be adopted quite easily. अब आपको लगेगा अरे बाप रे इतना बदलाव लाने का, नहीं नहीं, बड़ी आराम से आप आपका जो टाइम टेबल है ये बदल सकते हो। Those who work the American working hours, for example, could sleep between 4 to 6 hours an evening. अब देखो, ये
अमेरिका में है शेत भी, जेन रॉबर्ट्स भी, वहां के लोगों को ये साथ मुख्यतः ये संवाद हो रहा है। तो उनको लेकर वो, उनका जो भी टाइम टेबल है उसको लेकर देखो वो क्या कह रहे। वो कह रहे हैं कि शाम के समय आप 4-1 घंटा सो जाया करो, ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल वेरिएशंस, एंड नैप आफ्टर सपर, और फिर उठ के रात का खाना खाने के बाद आप 1 घंटे भर का नैप ले लिया करो। तो उनका एडवाइस ये है कि शाम के समय थोड़ा सो जाया करो। और ये अभी अमेरिकन को एडवाइस कर रहे हैं। पता नहीं हमारे शेड्यूल में ये नहीं बैठता। हमारे यहाँ सपर और डिनर ऐसे दो अलग अलग चीजें नहीं होती। हाँ, हम एक ही मील लेते हैं शाम को, राइट। आई वॉन्ट टू मेक इट प्लेन हाउएवर दैट एनीथिंग ओवर अ 6 to 8 hour कंटिन्यूस स्लीपिंग पीरियड वर्क्स अगेंस्ट यू। जाने दो, जो भी टाइम टेबल हो, 6 से 8 घंटा अगर आप एक साथ सोते हो तो इसमें आपका नुकसान है। एंड अ 10 hour पीरियड फॉर एग्जाम्पल कैन बी क्वाइट डिसएडवांटेजेस। और अगर 10-10 घंटा आप सोते हो तो इससे तो बहुत ही भारी नुकसान आपका होगा। ऑन अवेकनिंग ऑफन देन यू डू नॉट फील रेस्टेड बट ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी। उठने के बाद आपको अच्छा नहीं लगता, फ्रेश नहीं लगता, और थकान महसूस होती है। यू हैव नॉट बीन माइंडिंग द स्टोर। आप दुकान छोड़कर चले गए थे, दुकान पे आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये एक इंग्लिश में फ्रेज है कि दुकान में नहीं थे, यानी आप शरीर में नहीं थे। आप बहुत लंबे समय तक अकेला छोड़कर निकल गए थे। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट इन पीरियड्स ऑफ स्लीप योर कॉन्शियसनेस एक्चुअली डज लीव योर बॉडी, देन व्हाट आई हैव सेड विल बी मीनिंगलेस। अगर आप ये नहीं मानते कि आप जब निद्रा में जाते हो, सोते हो, तब आपकी आत्मा आपको छोड़कर, आपकी चित्त शक्ति, आपका कॉन्शियसनेस ये शरीर के बाहर, आपके शरीर से दूर कहीं तो भी निकल के जाता है, तो फिर मैंने जो भी कुछ कहा ये कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बेसिक है कि कॉन्शियसनेस बॉडी को छोड़ के शरीर के बाहर कहीं दूर चला जाता है। अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं वो। ओके, नाउ योर कॉन्शियसनेस डज नॉट रिटर्न एट टाइम्स टू चेक अपॉन द does return at times to check upon the physical mechanisms and the simple consciousness of atom and cell, which is the body consciousness, is always with the body. आपकी चित्त शक्ति शरीर को छोड़कर दूर चली गई है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो पेशी कॉन्शियसनेस होता है, जिसको सेल कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर कॉन्शियसनेस ऐसा भी कहा जाता है, वो शरीर के साथ ही रहता है। एक तो वो शरीर के साथ रहता है, और दूसरा जो हमारी चित्त शक्ति हमारे शरीर को छोड़कर दूर कहीं चली गई है, वो बीच बीच में बार बार आकर, 1-2 बार शरीर के अंदर आकर सब कुछ ठीक है ना ये देख कर जरूर जाती है। ओके, जैसे कोई बच्चा सोया है तो माँ कई बार जाकर, हाँ सोया है ना, अब 1 घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, बार बार जाकर देखती है। तो वैसा हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस तो होता ही है, लेकिन हमारा जो मेजर कॉन्शियसनेस है ये बार बार जाकर चेक करता है। सो इट इज ऑलवेज, बॉडी कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज विद द बॉडी, सो इट इज नॉट वेकेंट। तुम्हारा शरीर चित शक्ति से पूरी तरह खाली कभी नहीं होता, बट द लार्जली क्रिएटिव पोर्शंस ऑफ द सेल्फ डू लीव द बॉडी। लेकिन वो चित शक्ति जिससे हम कुछ करते हैं या करने की क्षमता होती है हमारी, केयरफुल जी, हाँ हाँ समोर है ना, स्टीलच्या डब्यानं आरती, जी बोल। त्यावेळेला स्वप्न पडत असेल का? हो, तर शक्य आहे ना? हो हो, स्वप्न अवस्थामध्ये तुम्ही दुसरीकडे कुठेतरी आहात, शरीरात नाही आहात, आणि अनकॉन्शियस सुषुप्तीमध्ये पण शरीरात नाही आहात. म्हणजे थोडा वेळ जेव्हा ते चेक करतं हो येऊन, हो, त्यावेळेला शक्य आहे की जाग येते आणि मग परत ते स्वप्न कंटिन्यू होतं. हम्म, सगळ्यांना होतं ना हे, राईट.
Yes. Hmm? So, but the creative portions of the self do leave the body and for large periods of time when you sleep. हमारा जो हमारी जो चित शक्ति है जिससे कुछ कर दिखाते हैं या जिसमें जो क्षमताएं ज्यादा है, क्रिएटिव एबिलिटीज ज्यादा है, वो शरीर को छोड़कर लंबे समय तक भी बाहर निकल जाती है. Some cases of strong neurotic behavior result from your present sleeping habits. तो अब उन्होंने स्थूल शरीर के फायदे बता दिए, सूक्ष्म शरीर के भी फायदे बता दिए. अब देखो, ये जो लंबे समय तक सोने की आदत है, इसके वजह से हमारा बिहेवियर, हमारे वर्ताव में भी फर्क पड़ता है. हमारे बिहेवियर अफेक्ट होता है. स्लीप वॉकिंग टू सम डिग्री इज ऑल्सो कनेक्टेड ओवर हियर. जो नींद में चलते हैं ना, हाँ, उसका भी इधर संबंध आता है. कॉन्शियसनेस वॉन्ट्स टू रिटर्न टू द बॉडी बट इट हैज बीन hypnotized into the idea that the body must not awaken. हमारी चित शक्ति जो है वो शरीर में वापस आना चाहती है, हमारा चैतन्य शरीर में वापस आना चाहता है, कॉन्शियसनेस. लेकिन वो एक बच्चों में स्लीप वॉकिंग ज्यादा देखा जाता है. शरीर को एक सूचना दी गई है कि आप अब 6 घंटे तक उठोगे नहीं. सुबह 6 बजे उठना है, 10 बज गए, 9 बज गए. स्पेशली अभी अपने यहाँ फिर भी हम बच्चों को रात को जागने देते हैं, थोड़ा लेट तक भी जगने देते हैं. लेकिन अमेरिकन सिस्टम में कुछ भी हो जाए, बच्चों ने 8 बजे सोने जाना है और 6 के पहले नहीं उठना है. आप सोचो कितने घंटे की नींद हुई. हाँ, और उनका ये पीढ़ियों न पीढ़ियों, मतलब जनरेशन से उनके यहाँ पे ये सिस्टम है. तो वो शरीर को सूचना दी गई है कि आपको अभी उठना नहीं है. तो वो चैतन्य शक्ति फिर से आना चाहती है, आ नहीं पाती. ये बिहेवियर डिफेक्ट या डिफिकल्टी आती है. Excess nervous energy takes over and rouses the muscle to activity because the body knows it has been inactive for too long and otherwise severe muscular cramps would result. और फिर जब वो उठते हैं ना, तो झटके से उठते हैं. उनका नर्वस सिस्टम सडनली स्लीप मोड से फुल्ली अलर्ट मोड में आ जाता है. देखो, हम भी आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं. हम क्या क्या करते हैं सुबह? आंख खोलने से पहले गहरी सांसें लेना, प्रार्थना बोलना, जग चुकी हूं, अगर कोई इंटेंशन है, इच्छा है, तो उसके बारे में सोचना. हाँ, ये नहीं कि बेड में फटाक से उठे, उठकर बैठे, चप्पल डाले या जो भी है, और बाथरूम में चले गए या ये करने लगे वो करने लगे. हाँ, उस हिसाब से वेस्ट से ज्यादा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सिस्टम्स है कि सुबह उठते ही घर घर में आप देखोगे, हमारी संस्कृति में दोनों हाथों को सामने पकड़कर प्रार्थना किए बगैर हम आंखें नहीं खोलते. हम्म? मतलब आंख खोलते पूरी तरह से, जागने की हमारी एक प्रक्रिया होती है. और हमारे जैसे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, आध्यात्मिक अलग अलग अभ्यास, हम फटाक से उठते भी नहीं. हम लेफ्ट साइड में टर्न होते हैं, राइट नॉस्ट्रिल को थोड़ा सा एक्टिव होने देते हैं 15-20 सेकेंड के लिए, फिर उठकर बैठते हैं. फिर जो नॉस्ट्रिल एक्टिव है वो पैर पहले हम जमीन पे रखते हैं, राइट, और जो उस दिशा से हम चलना शुरू करते हैं. हमारे या फिर हम पहले वॉशरूम जाते हैं, फिर हम ब्रश करते हैं, फिर हम मुंह धोते हैं, आंखों पे पानी मारते हैं. एक एक हमारी एक क्रियाओं की श्रृंखला है जो बहुत अच्छी है. फिर हम पानी पीते हैं, राइट. उसके बाद में ये नहीं, मैंने ज्यादातर जो भी अमेरिकन होम्स के बारे में सुना है, उनके लिए ब्रश करना भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. वो उठते ही पहले कपड़े चढ़ाते हैं, क्योंकि उन लोग के यहाँ रात को नहाते हैं. तो वो सीधा कपड़े चढ़ाते हैं, बाल बिल धोते हैं, शायद चाय पानी पी लेते होंगे, फिर बाहर निकलने से पहले ब्रश घुमाते हैं, फिर निकलते हैं. तो ये इसलिए शायद शेथ इतने डिटेल में यहाँ पे बता रहे हैं. ओके, नाउ, सो तो जब वो स्नायु जानते हैं कि अगर वो फटाक से नहीं उठे, अगर नर्वस सिस्टम अलर्ट होके स्नायुओं को नर्वस सिस्टम ने जगाया नहीं, तो उठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत घंटों तक जगे नहीं है.
इसलिए इनका जगना मुश्किल होगा, इसलिए इस तरह से झटके से उठना होता है। द सेम अप्लाइज टू योर ईटिंग हैबिट्स। वही बात खाने की आदत को लेकर है। बाय टर्न यू ओवर स्टफ एंड देन यू स्टार्व द टिश्यूज। एक तो बहुत ज्यादा खा लेते हो, इवन अपना जो अन्य पुर्यत अर्धम, यानी आधा पेट भर के खाना, वो भी ज्यादा है। क्यों? क्यों ज्यादा है? उससे नुकसान क्यों होता है? क्योंकि उसके बाद 6 6 घंटे तक कुछ खाते ही नहीं, ऐसा इनका कहना है। हाँ, हमारे आहार के नियम, आयुर्वेदा के नियम, शायद भगवत गीता में दिए हुए आहार के नियम ये शायद अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे जो वो बता रहे हैं उतना सुन लेते हैं हम। वो कहते हैं या तो अपन बहुत ज्यादा पेट भर लेते हो, या तो घंटों तक कुछ नहीं खाते हो। दिस हैज डेफिनेट इफेक्ट्स अपॉन द नेचर ऑफ योर कॉन्शियसनेस, योर क्रिएटिविटी, योर डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। इसका परिणाम आपके एकाग्रता पे, आपके चित्त शक्ति पे, आपके क्रिएटिविटी पे, हर चीज पर होता है। और अब एक तो मतलब आपण म्हणतो ना, शरीराला एक तो उपाशी ठेवतो किंवा खूप जास्त खाऊ घालतो, बहुत ज्यादा खिला देते हैं या कुछ खाने को देते ही नहीं, भूखे मारते हैं, राइट? अलोंग दीज लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल, यू डू लिटरली स्टार्व योर बॉडीज एट नाइट। रात को 6 6 घंटे तक, 8 8 घंटे तक कोई आहार नहीं शरीर को। ओके, एंड एड टू द एजिंग ऑफ योर बॉडीज बाय डिनाइंग देम फूड थ्रू आउट दोज लॉन्ग आवर्स। इसके वजह से उम्र बढ़ती है, एजिंग होता है, ऐसा उनका कहना है। ऑल ऑफ दिस रिफ्लेक्ट्स अपॉन द स्ट्रेंथ एंड नेचर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। और इसका सबका परिणाम तुम्हारे चैतन्य पे, तुम्हारे चेतना पे देखने को मिलेगा। Your food should be divided within the 24-hour period and not just during the time of wakefulness. That is, if the sleep pattern were changed as I suggest, you would also be eating during some night hours. अगर जैसे मैंने आपको कहा है 4 घंटे में उठ जाया करो, उठने के बाद आप थोड़ा सा कुछ खा लोगे, एक फल खा लिया या कुछ थोड़ा, जो भी आपका मन है, हाँ, जो भी है आपके पास आप खा सकोगे। तो रात में भी थोड़ा थोड़ा खाना होगा, दिन में भी थोड़ा खाना होगा। You would eat far less at any given meal time. However, small amounts of food, much more frequently taken, will be much more beneficial than your present practice in physical, mental and psychic terms. हाँ, तो अनेक बार, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना, ये आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। Changing the sleep patterns would automatically change the eating patterns. You would find you have a much more united identity. You would become aware of your clairvoyant and telepathic abilities, for example, to a far greater degree, and you would not feel the deep suppression that you now feel between the dreaming and waking self. To a large degree, this sense of alienation would vanish. तो वो कह रहे हैं स्लीप पैटर्न्स बदलोगे, खाने के पैटर्न्स बदलोगे, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। अब तुम रात में तो बाहर, ये जो आंख नाक कान, ये जो बाहर के इंद्रिय है, उससे ज्यादा तुम अंदर के इंद्रियों को, इनर सेंस ऑर्गन्स को तुम एक्टिवेट करोगे। तो तुम्हारी ये दोनों क्षमताएं, टेलीपैथिक एबिलिटीज कह लो, क्लेयरवॉयंट एबिलिटीज कह लो, ये अंदर की जो क्षमताएं हैं, उसका भी आप ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दोगे, जिसके वजह से स्वप्न दुनिया और जागृत दुनिया दोनों का कुछ लेना देना नहीं है। वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। मुझे उस स्वप्न में की आरती से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो मुझे कुछ अलग ही लगती है, कोई और हो जैसे कि, ये जो दूरी है, ये दूरी मिट जाएगी। मैं खुद को जितना जागृत अवस्था में पहचानती हूँ, उतना ही स्वप्न अवस्था में भी मैं खुद को पहचानूंगी। और दोनों में जितनी जागृत अवस्था में अच्छी तरह से कार्य कर रही हूँ, मैं स्वप्न अवस्था में जहां भी हूं वहां पे अच्छी तरह से कार्य करूँ। ओके, यू विल गेट गुड ड्रीम्स ऑल्सो, राइट? Your enjoyment of nature would also increase, for as a rule you are largely unacquainted with the night time. अब जो निसर्ग है, जो प्रकृति है, इसका भी मजा आएगा तुमको, बिकॉज रात में प्रकृति बहुत अलग महसूस होती है। रात कीड़ों की आवाज सिर्फ रात में सुनाई देती है,
राइट। और अलग अलग रात रात की आवाजें बहुत अलग होती है दिन के आवाजों से, तो इसकी भी पहचान हो जाएगी। यू कुड टेक मच बेटर एडवांटेज ऑफ द इंट्यूशनल नॉलेज दैट अकर्स इन द ड्रीम स्टेट, एंड द साइकिल ऑफ योर मूड्स वुड नॉट स्विंग सो डेफिनेटली एज इट ऑफन डज। हमें मूड स्विंग्स होते हैं ना, अभी मजा आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद बोर हो गया, फिर उसके बाद कुछ तो भी चिड़चिड़ा हो गया। ये जो हमारे मूड स्विंग्स है, ये मूड स्विंग्स भी बहुत हमारे कम हो जाएंगे। और जो अंतर ज्ञान, आत्म ज्ञान, अंदर से आने वाला ज्ञान है, इसका उपयोग हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। यू वुड फील मच सेफर एंड मोर सिक्योर इन ऑल एरियाज ऑफ एग्जिस्टेंस। आपके अस्तित्व के जितने भी हिस्से हैं, जितने भी जिस भी तरह के आपके अस्तित्व है, हर जगह पे आपको सेफ और सिक्योर, सुरक्षित महसूस होगा। आपको बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर महसूस होगा। द प्रॉब्लम्स ऑफ सेनिलिटी वुड ऑल्सो बी reduced। इतना ही नहीं, और बुढ़ापे की बीमारियां होती है ना, जैसे कि याद नहीं आता वगैरह वगैरह, तो ये सेनिलिटी के प्रॉब्लम्स भी बहुत कम हो जाएंगे। फॉर स्टिमुलाई वुड नॉट बी मिनिमाइज्ड फॉर सो लॉन्गर टाइम। क्या होता है, 8 घंटे तक, 10 घंटे तक कोई संवेदना ही नहीं है, और उसके बाद अचानक संवेदना का मारा होता है, तो इससे हमारा मन बुद्धि चित्त जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है, शरीर जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। एंड कॉन्शियसनेस विथ अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी वुड नो मोर ऑफ इट्स ओन सेंस ऑफ जॉय। और हमारी चित्त शक्ति, हम आनंदमय कोश में ज्यादा समय तक रहेंगे। अगर मैं एक वाक्य में बोल दूं तो, जागृत अवस्था भी आनंदमय कोश में होगी, स्वप्न अवस्था भी आनंदमय कोश में होगी, सुषुप्ति अवस्था भी आनंदमय कोश में होगी। हाँ, अगर हमने ये बदलाव लाए तो। योर ओन पीरियड्स ऑफ creative work would also be more effective and efficient if you followed the advice given here। वो जेन रॉबर्ट्स को और उनको पति को वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तो पेंटर है जो लिख रहे हैं, जोसेफ, वो पेंटर है, और जेन रॉबर्ट्स खुद ईएसपी के क्लासेस वगैरह लेती है और किताबें लिखती है और अन्य बहुत कुछ क्रिएटिव काम करती है। तो तुम्हारी दोनों की क्षमताएं सुधर जाएगी अगर मैंने अब भी जो कहा उस हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में तुम बदलाव लाओगे, आदतों में बदलाव लाओगे तो। ओके, या कुछ है, अभी आगे और बात बढ़ती है। अब कॉन्शियसनेस को लेकर इन आदतों का, स्लीप, हमने स्लीप की बात की, ड्रीम्स की बात की, अब हम कॉन्शियसनेस की शायद ये बात करेंगे आगे जाकर। निद्रा और स्वप्न को लेकर किसी को कुछ कहना है, कोई सवाल है या कुछ ऐड करना है आपका ज्ञान हमको, हमारे साथ? आपकी आदतें, सोने की, खाने की। Can I say something? प्लीज डू। So just to clarify what जो इन्होंने कहा बिफोर डीलिंग विद स्लीप पैटर्न्स, कि जब कॉन्शियसनेस स्लीप के दौरान या स्लीप के दौरान जब बाहर जाता है तो कहाँ जाता है? इट इज लाइक गोइंग टू हेड ऑफिस। हम्म। ओके, अब देखो, हाउ आई एक्सप्लेन दिस, एक एक बैंक है फॉर एग्जाम्पल। ओके, हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिसेस है, कोई बेंगलोर में, चेन्नई में, कहाँ कहाँ है, हेड ऑफिस इज इन मुंबई। ओके, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द सोल इज, कि एक सोल जो है, और सोल के बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस है, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है। और जब हम नींद में सो जाने के बाद, जैसे आपने कहा आरती जी, अमे गेट्स हिज आइडियाज। ओके, एवरीवन वी गेट आवर आइडियाज, आंसर्स, सॉल्यूशंस उठने के बाद। ओके, क्यों? क्योंकि रात के समय हम हेड ऑफिस गए थे, हेड ऑफिस में इन सारे अलग अलग ब्रांच ऑफिस का कलेक्टिव डेटा है, कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस है, समझ है। और उस समझ से फिर हम डेटा ड्रॉ करके लाते हैं, और हमें लगता है अरे मला आइडिया आली। ओके,
आयडिया आली म्हणजे कुठून येते? इट हं. कम्स फ्रॉम द हेड ऑफिस, इट कम्स फ्रॉम द The soul एक्सपिरियन्स knowledge. Yeah. ऑफ द सोल. Yes. येस, येस. Yes. आत्मज्ञान से आता है. आता कोणीतरी प्रश्न विचारला होता ना, त्याचं हे उत्तर आहे. आधी मध्ये हाँ. काहीतरी विचारलं होतं ना. हाँ. आणि So, नाही, त्याच्यावर मला आणखीन एक ते म्हणजे आपण जे म्हणतो ना की झोपताना प्रश्न डोक्यात घेऊन झोपायचं, हे हो. असं उत्तर मिळतं. हो. म्हणजे स्मिता म्हणाली ते तसं. हेड बरोबर ऑफिस आहे. मध्ये सगळी आन्सर्स आहेत आपल्या. अगदी. हम्म. मग मी मुलांना काय सांगते, स्टुडंट्सला काय सांगते, की तुम्ही झोपा, पुस्तक डोक्याशी घेऊन झोपा. म्हणजे काय, आपल्याला पूर्वी सांगायचे पुस्तक उशीखाली ठेव रे, सगळं जाईल डोक्यात. म्हणजे काय, आय टेल देम युअर मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, हम्म. read it before going to sleep, read it as soon as you wake up, and you're going to master it. Yes. Very true. So Yes. that's how you can make use of this knowledge in your day-to-day life. ये Right. सब पढ़ के हमें गुंडार के नहीं रखना है. We have to use it in our day-to-day life. So this is how we do it. Yes. Yes, Smita. Thank you. Wonderful. And that was the introduction of the third section of this chapter, which is consciousness. Okay? Consciousness को लेकर अब वो यही डिटेल में बातें करेंगे. It is well known that fluctuations of consciousness and alertness exist in the sleep state. हम सब जानते हैं नींद में कभी कभी जगते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जग जाते हैं, फिर सो जाते हैं. हमारी जागृत और निद्रा अवस्था में हम फ्लक्चुएट होते रहते हैं. तो कभी कॉन्शियस है, कभी नहीं है. So some periods of dream activity do indeed supersede those of some waking states, but there are also fluctuations in normal waking consciousness. हमको लगता है कि हम जब रात को सोते हैं तो हम बार बार या 2 बार या 4 बार या 6 बार जो भी है, हम बार बार हम जगते हैं. मतलब जाग येते आणि मग पुन्हा झोपून जातो, मग मध्येच पुन्हा जाग येते थोडंसं आणि मग परत झोपून जातो. हाँ, ये बरोबर है, ये होता है हमारे साथ रात को. ये नहीं है कि हमको सुसु आई है या पानी पीना है, प्यास लगी, ऐसा कुछ नहीं. हम बस जग जाते हैं, मग कुशी वळवतो बहुतेक, शायद करवट बदल कर हम फिर से सो जाते हैं, लेकिन हम बार बार जगते हैं. यहाँ पे श्वेत हमें एक नई बात बता रहे हैं. वो कह रहे हैं दिन में आप बार बार आपका कॉन्शियसनेस गायब हो जाता है. जैसे रात में वो बार बार आता है, वैसे दिन में भी कई बार वो जाता है. आलं लक्षात मी काय बोलले? हाँ, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर. तो ये जो फ्लक्चुएशंस है हमारे कॉन्शियसनेस, जागृत अवस्था में होना या न होना, फिर न होना, ये सिर्फ रात को नहीं होता, ये दिन में भी होता है. ओके, बट देर आर ऑल्सो फ्लक्चुएशन इन नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस, rhythms of intense activity followed by a much less active period of consciousness. अब देखो दो शब्द यहाँ पे वो यूज कर रहे हैं, इंटेंस एक्टिविटी और दूसरा लेस एक्टिव पीरियड. ये अगर चित्त अवस्था के उदाहरण से अगर मैं बोलूं तो इंटेंस एक्टिविटी यानी एकाग्रता, मन का एकाग्र चित्त, एंड लेस एक्टिव यानी मूढ़ चित्त. हाँ, हमारे पास ऑलरेडी ये वर्गीकरण है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध. ऐसे हम कॉन्शियसनेस को हमने डिवाइड किया हुआ है डिपेंडिंग ऑन इट्स एक्टिविटी. राइट? तो कभी कभी हम दिन में टोटली मूढ़ होते हैं, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं मालूम, ध्यान ही नहीं है. तो ये मूढ़ होना होता है, लेस एक्टिव. और इंटेंस एक्टिविटी यानी पूरी तरह एकाग्र होना. राइट? ये दोनों होते रहते हैं. सम वेकिंग स्टेट्स ऑफ कोर्स कम वेरी क्लोज टू स्लीप स्टेट. और कभी कभी निद्रा में जो हमारी अवस्था होती है वो दिन में आंखें खुली है, खड़े हो या बैठे हो, फिर भी निद्रा जैसी अवस्था होके जाती है. हम कुछ क्षणों के लिए गायब होते हैं, ओके, और फिर से जग जाते हैं कि अरे मैं कहाँ चली गई थी. दीज ब्लेंड वन इनटू द अदर सो दैट द रिदम ऑफन गोज अननोटिस्ड. ये इतना सहजता से होता है कि ये एक रिदम में हो रहा है
ये हम एक लयबद्ध पद्धति से हो रहा है, ये हमको ध्यान में भी नहीं आता, क्योंकि ये इतना सहजता से होता है। दीज ग्रेजुएशंस ऑफ ग्रेडेशंस सॉरी दीज ग्रेडेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस आर अकम्पनीड बाय चेंजेस इन द फिजिकल ऑर्गेनिज्म। और जब ये ऐसा इस तरह से हमारा चित्त या तो एकाग्र है या तो मूढ़ है, इस तरह से जब वो घूमता है, इसका परिणाम हमारे शरीर और शारीरिक क्रियाओं पे होता है। ठीक है। इन द मोर स्लगिश पीरियड्स ऑफ वेकिंग कॉन्शियसनेस देर इज अ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखो, जब मूढ़ चित्त हमारा दिन, हम जगे हुए हैं लेकिन हमारा चित्त बिल्कुल मूढ़ हो गया है, तो जब मूढ़ चित्त में हम होते हैं तभी मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, कटिंग ऑफ स्टिमुलाई टू वेरिंग डिग्रीज, संवेदना ग्रहण नहीं होती, कोई चीज ध्यान में नहीं आती, हम अलर्ट एंड अवेयर नहीं होते, एंड इंक्रीज इन एक्सीडेंट्स। ऐसे समय पे अपघात होता है, फिर चाहे वो छुरी से उंगली का कटना हो, या मतलब नॉट अपघात यानी सिर्फ रोड पे होना है, व्हीकल को लेकर होना है, ऐसा नहीं। हाँ, हाथ से कुछ गिर जाना, कुछ टूट जाना, हाँ, कहीं लग जाना, ये अपघात। एंड जनरली अ लोअर बॉडी टोन, और हमारे शरीर के स्नायुओं की जो ताण स्थिति है, जिसको हम मसल टोन कहते हैं, ये भी लो हो जाता है, और इसलिए चीजें हाथों से गिरती है, और या तो कहीं कुछ इधर मारना था पर उधर मार देते हैं, ऐसा सब चीजें होती है। तो ये हमारी अवस्था, मूढ़ चित्त की अवस्थाएं कब कब होती है, अगर हमने इसको ऑब्जर्व किया तो आप देखोगे कि एक रिदम में होती है। तो हमारी एक्टिविटी और इनएक्टिविटी, हम इसको बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे अगर ध्यान में आया तो। Because of your habits of an extended sleep period followed by an extended waking period, you do not take advantage of these rhythms of consciousness. क्योंकि बहुत लंबे समय तक सोते हो और बहुत लंबे समय तक जगते हो, इसके वजह से ये जो लय है, ये जो रिदम है कॉन्शियसनेस का होना, एकाग्रता और मूढ़ का होना, इसका फायदा नहीं आप प्राप्त कर पाते। इसका फायदा आप मिस आउट हो जाता है आपसे। तो यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दीज रिदम्स ऑफ कॉन्शियसनेस। द हाई पीक्स आर टू सम एक्सटेंट स्मॉदर्ड और इवन गो अननोटिस्ड। अब कोई कोई, अगर आप जैसे ईसीजी सबने देखा होगा, राइट, जैसे पीक्स होता है, नीचे जाता है फिर ऊपर होता है, वो एक रिदम में होता है। वैसे ही हमारे चित्त का एक रिदम होता है, हमारे कॉन्शियसनेस का एक रिदम होता है। तो वो जो हाई पीक है, उस समय पे हमने वो काम करना है जिसको सबसे अधिक एकाग्रता की जरूरत है, और जो लो पीक है वहां पे हमने इतना रिलैक्स करना है कि बस सिर्फ सांसें महसूस हो रही है, उतना रिलैक्सेशन में जाना है। तो ये जो फायदा है कि हाई पीक के समय पे जब लोहा गर्म है हथौड़ा मारो, ये जो कहावत है, उस तरह से हाई पीक पे काम करना, ये हम चूक जाते हैं। The sharp contrast and the high efficiency of the natural waking consciousness is barely utilized. इस तरह से आपकी ही चैतन्य, आपकी ही चेतना शक्ति का पूरे पूरा फायदा जो लेना चाहिए वो आप नहीं ले पाते। Now I am giving all this material here because it will help you understand and use your present abilities. क्यों मैं इन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं? इसलिए मैं ये सारा बात कर रहा हूं, आपकी अब भी जो क्षमताएं हैं, प्रेजेंट एबिलिटीज, इसका आप इसको आप अच्छी तरह से समझ पाओगे और अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल कर पाओगे। You are asking too much of normal waking consciousness, smoothing out the valleys and peaks of its activity, demanding in some cases that it go full blast ahead when it is actually at a minimal period, denying yourself the great mobility of the consciousness that is possible. तो जब हम जगे हुए होते हैं, हमारे इंद्रियों से, हम हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारे इंद्रियों से हम इतना काम मांगते हैं, उसको कंटिन्यूअसली एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिदम है, एक ऊंचाई पे जाना फिर नीचे आना फिर ऊंचाई पे जाना, ये रिदम चुक जाता है।
हम वो ऊंचाई गांठ नहीं सकते, हम उतना नीचे भी नहीं चले जाते कि फुल्ली रिलैक्स्ड होके रिचार्ज होके फिर से आ पाए। रिलैक्सेशन इज रिचार्जिंग टाइम। अगर हम अपनी ही चित्त शक्ति की लयबद्ध गतिविधियों को पहचाने, तो हम वो जब उसका ऊपर होता है, उसका ग्राफ ऊपर होता है, तब हम मैक्सिमम अटेंशन की काम कर लेंगे। जब उसका ग्राफ नीचे होता है, तब हम पूरी तरह से आराम करके रिचार्ज होके फिर से पीक जब आता है, तब हम फिर से अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। आलं लक्षात? हे आलं लक्षात? All right, great. The suggestions given earlier in this chapter concerning sleeping habits will result in a natural use of these rhythms. तो अगर सोने की आदतें बदलोगे तो ये रिदम आप सहजता से फॉलो कर पाओगे। The peaks will be experienced more frequently. और अब तुम्हारा एकाग्रता का समय ज्यादा अधिक आएगा। Concentration will be increased, problems seen more clearly, and learning capacities better utilized. एकाग्रता बढ़ेगी तो क्लैरिटी ऑफ द माइंड, यानी हम स्पष्टता से जो है जैसा है बात को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और सीखने की हमारी क्षमता भी ज्यादा बढ़ेगी। These extended period given to waking consciousness without rest period builds up। अब देखो, जब आप लंबे समय तक आप सोते नहीं हो, आप सुबह 6 बजे उठ गए हो, रात के 10 बज गए, अभी तक सोने का नाम नहीं है। ठीक है, ये जो एक्सटेंडेड पीरियड है, इसके वजह से इट बिल्ड्स अप केमिकल्स इन द ब्लड दैट आर डिस्चार्ज्ड इन स्लीप। तो हमारे खून में जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, वो सारे रसायन या हॉर्मोन्स कह लो, ये इतना सब बढ़ जाते हैं कि नींद की अवस्था में वो पूरा ड्रेन हो जाते हैं, उसको शरीर में ड्रेन किया जाता है। ऑलराइट, बट इन द मीन टाइम दे मेक द बॉडी स्लगिश एंड रिटार्ड कॉन्शियस कंसंट्रेशन। लेकिन शरीर को वो सुस्त बना देते हैं और एकाग्रता कम कर डालते हैं। The long sleep period to which you are accustomed then does become necessary। और अगर ऐसा होते रहा तो फिर आपको लंबे समय तक सोने की जरूरत पड़ेगी ही, कैसे नहीं पड़ेगी। द विशियस सर्कल देन इज फॉर्म्ड, और ये चक्र चलते ही रहेगा। ओके, केमिकल बिल्डअप होना हुआ है नींद में, उसको ड्रेन करना है। ड्रेन करने के लिए 8 घंटा सोना है, उठ के फिर 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा तुम काम करते रहोगे, तो फिर तभी वो बिल्डअप फिर से होना है। तो ये चक्र चलते ही रहेगा। दिस पोसेस ओवर स्टिमुलेशंस ड्यूरिंग द नाइट, इंक्रीजिंग द बॉडीज वर्क। अब रात को दिन में जो काम तुमने बढ़ा के रखा है, वो पूरा सफाई का काम रात को शरीर को करना पड़ेगा। बराबर है ना? हाँ, तो शरीर को रात में सारी क्रियाओं की साफ सफाई, क्योंकि दिन में मशीन फुल्ली एक्टिव था, अब वो मशीन का मेंटेनेंस रात को होगा। राइट, उसका शुद्धिकरण होगा, उसका क्लींजिंग होगा, साफ किया जाएगा। दिस forces overstimulations during the night, increasing the body's work, making it perform continuously over an extended time, physical purifications that ideally would have taken care of at prefer periods of rest। अगर बीच बीच में आप 1 घंटे भर के लिए आप सो गए, तो उधर के उधर जो भी थोड़ा कचरा कहने का मतलब ये है, शरीर में कचरे का डिब्बा जो है उसको पूरा भरो मत। 16 घंटा, 18 घंटा, उसको बीच बीच में उस डब्बे में को खाली कर दिया करो, तो कचरा इकट्ठा होगा नहीं, बिल्टअप होगा नहीं। ओके, द ईगो फील्स थ्रेटेंड बाय द, अच्छा इसके अलावा क्या होता है? द ईगो फील्स थ्रेटेंड बाय द एक्सटेंडेड लीव ऑफ एब्सेंस इट मस्ट टेक बिकॉज बिकम्स वेरी ऑफ स्लीप। अब देखो, ईगो 8 घंटे के लिए गायब है, वो डर जाता है कि 8 घंटे मुझे कुछ काम करने को मिला ही नहीं है, तो वो सोना नहीं चाहता। समझा निद्रानाश क्यों हो रही है?
हमारा अहंकार 8 घंटे जो तुम सोए थे, 8 घंटे तक उसको बेचारे को कुछ करने करने को ही नहीं मिला। अब वो नींद से डरता है कि अगर तुम्हें नींद लग गई तो वो बेचारा गायब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। हाँ, इस वो डर जाता है एंड सेट्स अप बैरियर्स अगेंस्ट द ड्रीम स्टेट। और डर के क्या करता है, सपनों को ब्लॉक कर देता है। हमारा ही ईगो हमारी स्वप्न अवस्था को ब्लॉक कर देता है। मेनी ऑफ दीज आर हाईली आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियली बनाए हुए ब्लॉक्स है। ये जो पर्दा है, ये जो वेल है, दीज आर आर्टिफिशियली पुट इन प्लेस बाय द ईगो। हाँ, माया स्वप्न अवस्था में भी माया खड़ी कर देता है वहां पे। अ सीमिंग डुअलिटी इज द रिजल्ट एंड अ मिसट्रस्ट ऑन वन पार्ट ऑफ द सेल्फ टूवर्ड्स द अदर। अब हमारे अहंकार को हमारे मन पे अविश्वास आ गया, इसका कोई भरोसा नहीं। हमारे मन को हमारे चित्त पे अविश्वास आ गया। हमारी बुद्धि हमारे शरीर को पे अविश्वास करने लगी। हमारे ही सारे हिस्से बट जाते हैं, द्वैत में चले जाते हैं, राइट, डुअलिटी में चले जाते हैं। मच क्रिएटिव मटेरियल ऑफ क्वाइट प्रैक्टिकल वैल्यू इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। ये सारे झंझट में हम जो कर दिखा सकते थे, हम जो करना चाहते थे, जो भी हमारी क्षमताएं हम व्यक्त करना चाहते थे, हमारी क्रिएटिविटी खो जाती है। The procedures mentioned would allow much greater access to such information and the waking self would be more refreshed. तो अगर बार 2-4 बार आप छोटा थोड़े थोड़े समय के लिए सोओगे तो फिर आप हर बार फ्रेश उठोगे, रिफ्रेश्ड उठोगे। The symbolism in dreams would appear with better clarity. स्वप्न को देखा, यार ऐसा कैसा स्वप्न पड़ा, इसका क्या मतलब होता है। फिर अगर हमारे ग्रुप में काफी ड्रीम डिकोडर्स है, हम उनको पूछेंगे या गूगल को पूछेंगे और हमको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे सपने सिर्फ हम ही डिकोड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सपने हमारे मान्यताओं पे, हमारे विश्वास पे, हमारे भावनाओं पे, हमारे अनुभवों पे आधारित होता है। हम्म? एक जनरलाइज स्टेटमेंट कर सकते हैं लेकिन स्पेसिफिक्स कभी नहीं बता सकते। एक ही सपना एक एक के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि द सिंबॉलिज्म इन ड्रीम्स, तो सूचक, हम जिसको कहते हैं ना सूचक, हमारे स्वप्न सूचक होते हैं। ये सूचनाएं चूक जाती है। We miss out on these suggestions that the dream is giving us. Huh? So that is what happens. For example, be lost through the many hours you now give to sleep. Okay? The symbolism and dream would appear with greater clarity. तो अभी वो जो नहीं हो रहा, अगर आप कम समय के लिए 2-4 बार सोते हो तो फिर आपको उसका स्पष्टता मिलेगी कि सपने में जो देखा उसका क्या अर्थ है, या आप खुद समझ पाओगे। इसके अलावा मस्कुलर स्ट्रेंथ वुड बेनिफिट, हमारे स्नायुओं अच्छे रहेंगे। सी, कौन कितना यंग दिखता है, कौन कितना ओल्ड होता है। कभी कोई 40 में होता है, उसको हम पूछ बैठते हैं आपकी एज 55 है, 52 है। हाँ, कभी कोई 60 साल का होता है, उसको बोलते हैं अरे आप तो 40 साल के लग रहे हो। ये किस चीज पर निर्भर होता है, व्हॉट इज इट डिपेंड, कशावर अवलंबून असतं, आपल्या स्नायूंची ताण स्थितीवर, हमारे मसल टोन पे। अगर आपका मसल टोन अच्छा है तो आप यंग दिखोगे। ओके, उम्र का बढ़ना या एजिंग का मतलब होता है मसल टोन का लूज होना। तो मसल टोन कम होते जाएगा तो उम्र ज्यादा दिखेंगी। यहाँ पे एक फायदा और एक वो बता रहे हैं कि हमारी स्नायुओं की ताकत
अच्छी बनी रहेगी. The blood would be cleansed more effectively than when the body lies prone for such a time. रक्त शुद्धि भी बहुत अच्छी तरह से होगी. Most of all, there would be far, if you would excuse me, better communication between the subjective layers of the self, an increased sense of security, and particularly with children, an earlier kindling of creative abilities. तो मैंने जो खाने और सोने में बदलाव करने के बारे में बात की, अगर आपने ये किया तो आप ही के जो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, शरीर, हमारे ये जो सारे हिस्से हैं, प्राण, इनका अभिसरण, इनका सर्क्यूलेशन बहुत अच्छा रहेगा. और ये सब्जेक्टिव है सब, एक दूसरे से इनका नाता अच्छा बना रहेगा और हमें सुरक्षित महसूस होगा. हम सर्वाइवल मोड में नहीं रहेंगे, हम क्रिएटिव मोड में आ जाएंगे. हाँ, बिकमिंग सुपरनैचुरल में ये दो मोड के बारे में हमने काफी डिटेल में बात की. सर्वाइवल मोड एंड क्रिएटिव मोड. अगर हम सर्वाइवल मोड में है तो क्रिएटिविटी नहीं है हो सकती, राइट? क्योंकि तभी जान बचाने की जरूरत है. जैसे इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में नए बांध काम करो, नई स्कूल खोलो, नए हॉस्पिटल्स खोलो, ये सब नहीं होता. रास्ते बनाओ, ये इमरजेंसी में नहीं होता. इमरजेंसी में बस सिर्फ इमरजेंसी काम होता है, राइट? तो वो कह रहे हैं कि एक तो आपके ही सारे कोष जो है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करेंगे. दूसरा, आपको सुरक्षित महसूस करोगे और खास करके बच्चों में उनके अंदर जो कला गुण है वो विकसित होना शुरू हो जाएंगे. उनको विकसित होना जरूरी है. इनफैक्ट अभी लेटेस्ट रिसर्च स्टडीज ये कहता है कि जैसे एडीएचडी जैसी जो बच्चों में मानसिक अक्षमताएं जो दिखी जा रही है, उसके अलावा स्पेशली टीनेजर्स जो होते हैं ना, बच्चे देखो जब टीनेज में आते हैं तो इनके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है. इनको दिन में कम से कम 2 बार 1-1 घंटा नींद निकालना जरूरी है. This is practical advice being given by psychologists now, that they should sleep as often as they want. तो ये एक नींद की जो बेनिफिट है यहाँ पे मैं बता रही हूँ. तो अर्लियर किंडलिंग, हाँ, तो उनके कला गुण जो है ये हमें ज्यादा जल्दी समझ में आएंगे. A clear, uncluttered, bright and powerful consciousness needs frequent rest periods if its efficiency is to be maintained and if it is to be correct, if it is to correctly interpret reality, otherwise it distorts what is perceived. देखो, अगर चित्त को शुद्ध रखना है हमें, अगर चित्त को शुद्ध रखना है, अगर हमारी चेतना, हमारे चैतन्य को अच्छी अवस्था में रखना है तो बीच में आराम करना बहुत जरूरी है. अगर जी ममता, रा, रासिक तक बढ़ गया तो प्रॉब्लम होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं ना. यस, मानसिक किया तो वापस अपने आप परफेक्टली सेड, परफेक्टली सेड. अधिक समय तक राजसिक गुण में नहीं रहना है. बीच बीच में तमोगुण में आ जाएंगे तो सत्व अपने आप एस्टेब्लिश हो जाएगा. ब्यूटीफुल ममता, थैंक यू सो मच. राइट, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फिर क्या होता है अगर बीच बीच में आराम किया है, चेतना, चित शक्ति, तुम्हारी चैतन्य अच्छी कार्य कर सकती है, तो जो जैसा है वैसा वो उस चीज को देख पाएगा, यानी दर्शन करेगा हर चीज का. राइट, इट विल इंटरप्रेट रियलिटी करेक्टली. हम विकल्प विपर्यय में नहीं जाएंगे, दोरी को सांप नहीं समझेंगे. आ रही है मेरी बात ध्यान में? ओके, सो दिस इज व्हाट इज विल हैपन. वरना जो है वैसा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा. ही तो डोरी पर हमें लगा सांप है, राइट? ये डिस्टॉर्शन हो जाता है रियलिटी का. रेस्ट और स्लीप क्योर्स. वेरी एक्सटेंडेड स्लीप पीरियड्स have been helpful for therapy in some cases, but not because extended sleep in itself is beneficial, but because so many toxins had built up that such extended periods were required. अब देखो, कभी कभी किसी किसी समय पर
लंबे समय तक सोना भी जरूरी बन जाता है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि निद्रा की जरूरत थी, इसलिए इतना तनाव ज्यादा पैदा हो गया था, इतनी अशुद्धि शरीर में इकट्ठा हो गई थी कि अब उसको कुछ घंटों के लिए सोना जरूरी है, ताकि वो सारी अशुद्धि जो है, आपण म्हणतो ना अशुद्धीचा निचरा होणं गरजेचं आहे, ये अशुद्धि जो है ये बह जाए. Okay, so sometimes when you have overworked, then you need to sleep for a little longer periods. In that case, why? Not because you need to rest, but because your body needs to clean itself. The mind needs to clean itself of all the impressions that it has gathered for such an extended period of time. Right? ये बात के लिए. Learning processes are definitely hampered through your present habits, for there are certain periods when consciousness is attuned to learning, and yet you try to force learning during unrecognized minimal periods. Creative and psychic abilities are thrust into the background simply because of its artificial division, dualities result that affect all of your activity. द्वंद्व, द्वैत, ये बहुत ज्यादा हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमने बीच बीच में रेस्ट नहीं लिया. रेस्ट लेना बहुत जरूरी है. तो देखो, वो जो ममता और मैं, ममता चार्ट अभी शेयर करेगी ग्रुप पे, मैं डाल देगी वो. तो उसमें कौन से समय पे अभ्यास करना ये भी दिया है. यू नो, रात के समय पे भी कौन से टाइम पे तुम स्टडी टाइम जिसको हम कहेंगे. क्यों? क्योंकि तभी हमारे चित्त की एकाग्रता ज्यादा होती है. वी आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. दैट इज व्हेन यू स्टडी और व्हेन यू लर्न. राइट? सो ये एक बात होता है. और जो भी हमारी क्षमताएं ये दब जाती है, अगर अभी जो अवस्था में हम हैं उसको वो बोल रहे हैं द्वैत में चले जाते हैं हम, करूँ या ना करूँ, इनडिसिजन, जाए या ना जाए, कैसे करे, क्या करे. राइट? इन सम केसेस यू लिटरली फोर्स योरसेल्फ टू स्लीप व्हेन योर कॉन्शियसनेस कुड बी एट वन ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉइंट्स. और कभी कभी हमारी चित्त शक्ति पूरी जागृत अवस्था में, तभी जबरदस्ती सोने चले जाते हैं. हाँ, ये नहीं होना चाहिए. दिस इज इंसिडेंटली इन द प्री डॉन एरिया, प्री डॉन पीरियड. मैं वही सोच रही थी कि ये ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कब बात करेंगे. ऑल राइट, तो आ गए ब्रह्म मुहूर्त पर. बोलते हैं खास करके ये जो प्री डॉन पीरियड है, इन सर्टन आफ्टरनून आवर्स कॉन्शियसनेस इज लोवर्ड एंड नीड्स रिफ्रेशमेंट दैट इज इंडीड डिनाइड. और कभी कभी दोपहर के समय जब हमारी एनर्जी बिल्कुल लो होती है, हमारी चित्त शक्ति कम होती है, तब हमने आराम करना जरूरी है. If the stages of waking consciousness were examined as sleep stages are presently being examined, अब हम निद्रा का बहुत अभ्यास हो रहा है हमारा, और हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स नींद को लेके बहुत कुछ ज्यादा अभ्यास कर रहे हैं. लेकिन जागृत अवस्था को लेकर अगर वो अभ्यास करेंगे कि ये जागृत अवस्थाएं कैसी है, यू वुड फाइंड अ मच ग्रेटर रेंज ऑफ एक्टिविटी देन इज suspected. Certain transition stages are completely ignored. In many ways, it can be said that consciousness does indeed flicker and varies in intensities. It is not like a steady beam of light, for instance. हम क्या समझते हैं? चैतन्य, चित शक्ति, हमारी चेतना यानी एक टॉर्च की लाइट की तरह है कि वो स्टेडीली वो लाइट उतना आते ही रहेगा. नहीं, हमारी चित शक्ति कम ज्यादा होती रहती है. कौन से समय पे कम होती है, कौन से समय पे ज्यादा होती है, खुद को हम देखेंगे. विथ अवेयरनेस एंड विथ अलर्टनेस वी विल बी एबल टू मेक आउट अवर ओन हाइज एंड लोज ऑफ कॉन्शियसनेस. और उसके हिसाब से हम हमारे कार्य को, आराम का समय, काम का समय, इन चीजों को ध्यान देंगे तो बहुत फायदा हमें हर तरह से, शारीरिक, मानसिक आरोग्य, केमिकल्स, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, स्लीप, हर चीज, हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज, सब कुछ हमारा बहुत अच्छी तरह से सुधर जाएगा. ऑलराइट, इट्स ऑलमोस्ट टाइम अप. 1-2 मिनट है. ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कल हो जाएगा. ऑलराइट, एक सेक्शन बाकी है इसका, ये हम कल पढ़ेंगे.
पेज नंबर 107 आई विल बी रीडिंग फ्रॉम देयर। ओके, ये 106 और 7 पे इनकी पर्सनल कहानी है थोड़ी सी, देखते हैं। हो सके तो उनकी उसके बारे में बात करूंगी, वरना हम जो वो हमें सिखा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, ऑल गुड। मजा आया? सही लगा? क्या उनकी बात सही लगी आपको? अब जबरदस्ती दोपहर को, हाँ हाँ जानवी बोल। मग एक कोमामध्ये जातात त्याला काय काय करत असतील ते? हा, कॉन्शियसनेस तिकडे नाहीये, पण म्हणून ते नाहीये. कॉन्शियसनेस तिकडे नाहीये, पण कॉन्शियसनेस सारखं मध्ये मध्ये येऊन शरीरामध्ये येऊन जात असतं. बॉडी कॉन्शियसनेस आहे, क्रिएटिव्ह कॉन्शियसनेस बाहेर पडलाय, पण तो अधूनमधून येत असतो. म्हणून कॉमामधले असलेल्या पेशंट बरोबर सारखं बोलत राहा म्हणून सांगतात. तुमच्या मनातल्या गोष्टी, जे व्हिजिटर्स येतात ना, ते म्हणतात की त्यांच्याशी बोला. कधीतरी असं होऊ शकतं की ते कॉन्शियसनेस आलंय आणि तुम्ही त्याच्याशी बोलल्यामुळे कुठेतरी एक लिंक मिळते आणि ते जागे होऊ शकतात. दिस हॅज हॅपन्ड मेनी टाइम्स. जी स्मिता, राईट? Also, coma state is sitting on the fence. या The ego, the self, is deciding whether he or she wants to exit the body or come back this side. So it's करेक्ट. called sitting on the fence या state. येस, बट इट इज ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस. हाँ, नियर डेथ Yes. एक्सपीरियंसेस भी अगर हम देखेंगे तो वो बहुत अनुभव लेता है. जब तक प्राण चल रहे हैं, जब तक प्राण शरीर में एक्टिव है, चित्त हमारा अंदर बाहर करे, कुछ भी हो जाए, अनुभव चालू रहेंगे. चाहे वो कॉमा में हो, चाहे वो जागृत अवस्था में हो, चाहे वो स्वप्न में हो, चाहे वो कहीं और चले गए हो, लेकिन अनुभव तो कंटिन्यूस रहता है. तो आत्म अनुभव नहीं रुकता. इट इज ऑल द टाइम देयर. गुड क्वेश्चन जानवी. यस. आपले खूप सारे गिल्ट गळून पडले ना, हो दुपारी ना. झोपते मी, चारदा खाते मी, नाव एव्हरीथिंग इज व्हॅलिड अँड ओके. बार बार खाना भी ठीक है, खाली कम, थोड़ा विवेक के साथ कम खाओ. और बार बार सोना भी ठीक है, थोड़ा कम समय तक सो. रोज शेत काहीतरी नवीन गोष्ट सांगताय आणि जुनी खोडून काढताय. रीफ्रेमिंग, रीफ्रेमिंग हो रहा है हमारा. यस, मस्त, मजा येते. एब्सोल्युटली ट्रू. जी, ममता कुछ कहना चाहोगी सीधी होकर? हाँ, हो गई. सिरियल. या ऑल गुड. ऑल राइट, चलो रुकते हैं फिर यहाँ पे. कल कंटिन्यू होगा ये चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू हो जाएगा. फॉर नाउ वी विल स्टॉप. थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू सो मच, बाय बाय.